एंड गाइडेंस सेल के जेर इंसराम मुनक्किदा इस 5 रोज़ा लेक्चर सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स का खैर मकदम किया जाता है। इस प्रोग्राम के अगराज व मकासिद अभी डॉक्टर लोधी कनीस फातिमा मैम ने बताए हैं। डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार और डॉक्टर लोधी मैम ने इस लेक्चर सीरीज के इनेकाद के लिए अनथक मेहनत की है। उनके इस काविशों को हम सराहते हैं। उनका ये अमल न सिर्फ लायक तहसीन है बल्कि काबिल तकलीद भी। उन्हीं के हुक्म पर आज आप नाजरीन के सामने लब कुशाई के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरा मौजूद सुखन है हाउ टू क्रिएट करियर पाथ। स्टूडेंट्स अक्सर एक सवाल अपने असातिज़ा से पूछते हैं कि किन बुनियादों पर हमें अपने करियर का इंतखाब करना चाहिए। वो कौन कौन से उसूल, ज़ाब्ते, रेगुलेशंस है जिनको हम मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने करियर को मुंतखब कर सकते हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन में आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे अहम आपके लिए ये जानना जरूरी है कि करियर का सिलेक्शन किन उसूलों के पेश नजर करना चाहिए। पर्सनल फुलफिलमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये वो 8 पैरामीटर्स है जिनको आप अपने सामने रखकर अपने मुस्तकबिल की राहों को ताबनाक और हमवार बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने गिरदोपेश को देखते हुए, अपने दोस्त अहबाब को, अपनी सहेलियों को देखते हुए अपने करियर को मुंतखब करने की कोशिश करते हैं। उनका ये जाब्ता मुस्तकबिल में उनके लिए कठिनाई और परेशानी का बाइस बन सकता है। इसलिए हमने 8 ऐसे निकात कलमबंद किए हैं जिनकी बुनियाद पर न सिर्फ आपका हाल बेहतर और मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। उसमें सबसे पहला उसूल है पर्सनल फुलफिलमेंट। आपने अपने मुस्तकबिल के लिए जिस शोबे का इंतखाब किया है उस शोबे के तई आपकी शख्सियत में कितना जौक व शौक है, कितना इंटरेस्ट है, उस शोबे में वैल्यूज कितनी है, आप में पैशन कितना है, आपकी जिंदगी का पर्सनल सेटिस्फेक्शन क्या आप उस शोबे में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जांचना होगा, ये जज करना होगा। आपने देखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जेर इंसराम जब भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के नताइज जाहिर किए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में एक बाढ़ आ जाती है और अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मुझे भी आईएएस बनना है, मुझे भी आईपीएस बनना है। या जब कभी वो टीवी सीरियल्स पर, मूवीज में या वेब सीरीज देखते हैं या जब उनकी नजरें सिंघम, रॉडी राठौड़ वगैरह पर जाती है तो एक जज्बा इन तमाम चीजों को देखकर उनमें आईपीएस अफसर का, अब आईपीएस अफसर बनने का पैदा होता है। लेकिन ये जज्बा चंद दिनों के बाद सर्द हो जाता है। हफ्ता 10 दिन पढ़ाई किया, एनसीईआरटी बुक्स देखी और फिर उसकी मुश्किलों को देखते हुए वो जज्बा नापेद होकर सर्द बस्ते में चला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस शोबे का इंतखाब अपनी जात के लिए कर रहे हैं उसमें आपका जौक कितना है। अगर जौक बाकी है तो उस सफर में आने वाली तमाम तकलीफों, मुसीबतों और कुल्फतों से गुजरने के लिए आप जहनी तौर पर अपने आप को तैयार पाएंगे।
और अगर आपका जौक नहीं, आपका शौक नहीं, तो फिर ऐसे पस मंजर में आप दरमियान में थकन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जौक और शौक का होना अजहद जरूरी है। दरमियान में जिन स्टूडेंट्स ने अपने माइक को ऑन किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज अपने माइक को ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। तो पहला तरीका है पर्सनल फुलफिलमेंट का, जिसके जरिए से आप अपने करियर का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल ग्रोथ। जिस शोबे में आप जाना चाहते हैं, जिस शोबे का आपने इंतखाब किया है, जिस डगर पर आप चलना चाहते हैं, वहां पर प्रोफेशनल ग्रोथ कितनी आपको देखने को मिल रही है? आपके एजुकेशन के हवाले से, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज कितनी इनहांस हो रही है, आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है? देखिए, हर चीज जो है वो सिर्फ सैलरी के एतबार से, मनी के एतबार से नहीं होती है। आपका खारजी पहलू किस कदर मुतमईन है, आपका अंदरून किस कदर सेटिस्फाइड है, ये चीज भी सबसे ज्यादा अहम होती है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि प्रोफेशनल ग्रोथ आपको किस तरीके से हासिल हो रही है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाएंगे तो लोअर लेवल पर आप एज ए असिस्टेंट वर्क करते हैं, उसके बाद फिर आपको प्रोमोट किया जाता है, फिर प्रोमोट किया जाता है, और एक वक्त वो आता है जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के मनसब पर आप फाइज होते हैं। तो जिस शोबे का आपने इंतखाब किया है, क्या वो शोबा आपको ये मौका फराहम कर रहा है कि आप पर्सनल ग्रोथ के साथ में प्रोफेशनल ग्रोथ भी हासिल कर सकते हैं? तो दूसरा एक अहम उसूल आपके करियर के इंतखाब के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ है। तीसरी अहम चीज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप एज ए स्टूडेंट शायद जमाने की तलखियों से और जमाने के हालात से उतने वाकिफ नहीं हैं जितने के आपके असाजा और आपके वालदैन है। अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुमकिन है, आपके लिए एक नया पैमाना हो सकता है, लेकिन यही दुनिया की हकीकत है कि दुनिया चढ़ते हुए सूरज को सलाम करती है। अगर आपके पास रुपया पैसा है, अगर आप माशी एतबार से मजबूत है, तो जमाने में सर उठाकर आप चल सकते हैं, वरना तंग दामनी आपको अपने रिश्तेदारों से भी दूर कर देती है। आप अपने रिश्तेदारों की निजी महफिलों में भी बुलाए जाने के काबिल नहीं समझे जाते हैं। तो करियर का इंतखाब आपने इस एतबार से करना है कि वो करियर, वो शोबा आपको माशी एतबार से मुस्तहकम कर सके, मजबूत कर सके। इसी के साथ आपको यह भी देखना है कि जिस शोबे का आपने इंतखाब किया है, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है और स्टेबिलिटी का लेवल क्या है। कोविड-19 के दौर से आप और हम दोनों गुजरे हैं। आपने भी इस बात का मुशाहिदा यकीनन किया है कि जब प्रॉफिट कम हुआ, लॉस बढ़ गया, तो जो इंडस्ट्रीज थी या जो प्राइवेट सेक्टर्स थे, उन्होंने अपने मुलाजमीन को फायर कर दिया था। एक दिन में दर्जनों, सैकड़ों, हजारों अफराद अपनी मुलाजमत से सुबकुदोश हो चुके थे। वो तने तनहा नहीं हुए थे, बल्कि उनके साथ पूरा घर, पूरा खानदान, वो माशी एतबार से कल्लाश, मजबूर और मकहूर हो चुका था। उन बातों को सामने रखकर आज हमने ये सबक हासिल करना है कि मुस्तकबिल करीब में अगर कोई ऐसा सानिहा दोबारा पेश आता है, तो कहीं हम भी उसकी जद में ना आ जाए। तो हमारा जो गोल होगा, जो प्रोजेक्ट होगा, जो टारगेट होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसे सानिहात का असर उन पर ना पड़े। जैसे अगर आप टीचर है, तो वो स्किल्स, वो एबिलिटीज, वो अहलियत, वो काबिलियत, वो महारतें आप में होनी चाहिए कि स्कूल अगर बंद हो जाए, तो आपने देखा होगा कोविड-19 में खान सर, फिजिक्स वाला, बायजूस, अन अकेडमी, क्लास प्लस,
ये वो तमाम सरखील प्लेटफॉर्म है जिन्होंने स्टूडेंट्स तक अपनी मालूमात भी पहुंचाई है। और जिस वक्त पूरी दुनिया माशी बहरान का शिकार थी, इन्होंने माशी एतबार से काफी फवायद भी हासिल किए हैं। तो दुनिया में चाहे जिस किस्म का उतार चढ़ाव देखने को मिले, वो आपके माश पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। जैसे वो यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पर टीचिंग करते हैं, अभी गुज़िश्ता 2 सालों से माशी बहरान का शिकार है। पहला रीजन श्रीलंका का जो क्लैश था, दूसरा यूक्रेन के जो हादसात है, और तीसरे यूएसए और रूस के दरमियान जो इस वक्त ना इत्तेफाकी पाई जा रही है, उसका असर डॉलर पर देखने को मिल रहा है। और यूट्यूब की पूरी अर्निंग डॉलर बेस्ड होती है। तो आप जिस शोबे का इंतखाब भी करते हैं, आप चाहे आर्ट्स फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, साइमल्टेनियसली आपको ये देखना होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो आपके प्रोफेशन में हासिल है या नहीं है। और माशी एतबार से मुस्तहकम होना ना सिर्फ आपके लिए, बल्कि आपके पेरेंट्स और आपके बच्चों के लिए भी अजहद जरूरी है, क्योंकि आने वाला दौर वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होने वाला है। तो आप जिस शोबे का भी इंतखाब करेंगे, वहां पर माशी एतबार से आपको इन उसूल और ज़ाब्तों को यकीनन देखना होगा। चौथी चीज है वर्क लाइफ बैलेंस। ये उसूल आप देखिए कि अगर मेहनत ही सब कुछ होता, तो आज गधा पूरी दुनिया का बादशाह ये सरताज होता, क्योंकि मेहनत में वो सबसे आगे है। लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ हासिल नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। आपने ऐसा कारोबार, ऐसा पेशा इख्तियार करना चाहिए कि रात में जब आप सो रहे हैं, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, और सुबह जब आप नींद से बेदार होते हैं, तो वो 1 लाख का 1.25 लाख या 1 लाख का 1.5 लाख होना चाहिए। आप सो भी रहे हैं तब भी आपका बैंक बैलेंस किस तरह से इंक्रीज हो सकता है, उस पर आपने सोचना है, उस पर आपने गौर करना है। और आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्राइवेट लाइफ वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए आपकी काम की बुनियाद पर। अगर मैं शहर मालेगांव की मिसाल दूं, तो हमारा शहर जो है वो सनत हिरफत, सनत पारचा बाफी के हवाले से मशहूर है। यहाँ का एक कारखानादार हफ्ते का हजारों रुपया बल्कि लाखों रुपया तक कमाता है। लेकिन उनकी लाइफ को आप देखने की कोशिश करें, वो सुबह भी दौड़ भाग कर रहा है, दोपहर में भी तपती हुई धूप में उसके वजूद से पसीना टपक रहा है। किसी शायर ने कहा है, दूर से देखो वो मजदूर चले आते हैं, सख्त मेहनत से बदन चूर चले आते हैं, खून तो खून पसीना भी नहीं लाए हैं, वो भी दामन के मसीनों में बहा आए हैं। तो इस तरीके से स्ट्रगल बेस्ड उनकी लाइफ होती है। ना सुबह का ख्याल है, ना दोपहर का, ना ही शाम का, ना ही वो एक क्रीम टाइम अपने बाल बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। उनकी जिंदगी तगदो की अक्कास होती है, जहद मुसलसल की अक्कास होती है। तो आप किस तरह का पेशा चाहते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कैसे वक्त निकाल सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की खिदमत के लिए कितना वक्त दे सकते हैं। तो ऐसा शोबा आपको मुंतखब करना चाहिए। जैसे टीचिंग का शोबा, यहाँ पर आपको हॉलीडेज भी मिलते हैं, संडे की छुट्टी होती है, सेमिस्टर एंड की छुट्टी होती है, और छुट्टियों में भी आपके मीटर का जो है काउंट डाउन वो चालू रहता है। तो आप जिस सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, इन पहलुओं पर आपको यकीनन नजर रखना होगी, तब कहीं जाकर एक बेहतरीन जिंदगी आप गुजार सकते हैं। वर्क लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है, वरना हमने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो दिमागी मरीजों का इलाज करते हैं, इतने डेडिकेटेड होते हैं कि 5-10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो खुद किसी दूसरे दिमागी डॉक्टर के पास खुद का इलाज करने के लिए दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो अपनी वर्क और अपनी लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पैसा कमाना ठीक है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर पैसों के पीछे भागना और अपनी निजी बुनियादों को फरामोश कर देना। अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि इंसान अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इतनी मेहनत करता है कि अपने हाल को भूल जाता है, और जबकि जिंदगी वो है जो हाल में जी जाए।
हमें कल का पता नहीं, आज हमारे पास है तो आज को कितना हसीन हम बना सकते हैं, कितना खूबसूरत बना सकते हैं, लाइफ को हम कितनी अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, ये आपने देखना है। आपने थ्री इडियट्स में देखा होगा, वो फोटोग्राफर की मिसाल दी गई है जिसमें बताया गया है कि पैसा बहुत ज्यादा ना भी हो चलेगा, वो जौक उसका हासिल हो रहा है, वो इत्मीनान उससे हासिल हो रहा है। इसलिए सबसे पहली स्लाइड हमने इसी बात पर रखी थी कि आपका जौक किस प्रोफेशन में है, आप जाती एतबार से कितने खुश और खुर्रम है। तो वर्क और लाइफ को आपने बैलेंस करना है। उसके बाद एक अहम पहलू है इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन। आपका शोबा आपको कितने मौके फराहम करता है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुआशरे के लिए। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सोशल सर्विसेज, यहां पर आप कौन कौन से कारहाय नुमाया अंजाम दे पा रहे हैं, आपका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी में, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये भी आपको देखना होगा। जैसे एज ए टीचर मैं अगर बात करूं तो टीचर एक बड़ा रोल प्ले करता है सोसाइटी में। आपने हिटलर के हवाले से सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि टीचर्स को बचा लिया जाए, अगर कौम मरती है तो हम टीचर्स के जरिए से दूसरी कौम को खड़ा कर सकते हैं, बेदार कर सकते हैं। इसीलिए दरियाए टाइम्स से ज्यादा बाअसर अखबार टाइम्स को माना जाता है। जबकि दरिया हजारों सालों से है, जिसकी तुगयानी हजारों इंसानों को अपनी लपेट में ले लेती है, लेकिन एक अखबार वो ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट है। आप हिंदुस्तान की जंग आजादी को देख लीजिए, लिसानुस्सिद्क है, अल हिलाल है, अल बलाग है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के मखतूतात है, उनके अखबार है, मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहम्मद बाकिर का अखबार है, सर सैयद अहमद खान का अखबार है। इनकी छोटी छोटी तहरीरें वो इनकलाब की चिंगारी को शोला जवाला बनाने के लिए काफी थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्हीं मस्तानों ने बुलंद किया था क्योंकि उनका इम्पैक्ट था। आज ऐसे बहुत सारे अहबाब को आप देखेंगे जिनके पास रुपया है, पैसा है, सर्विस है, लेकिन कम्युनिटी में उनका इम्पैक्ट नहीं है, उनका असर और रसूख नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम को वो कुछ डोनेट नहीं कर पाते, हमारे माहौली निजाम को बेहतर बनाने के लिए उनकी कोई सर्विसेज नहीं है। और बाज इंसान वो होते हैं जिनको खुशी ही इस बात पर हासिल होती है कि जब वो किसी दूसरे के दुख को दूर कर पाए। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप देखिए, अगर आपका ये ख्याल है, आप में जज्बा पाया जाता है कि दूसरों के दुख को, दूसरों की मुश्किलों को दूर करके आपको खुशी हासिल हो सकती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बेहतरीन है कि आप वहां पर जाकर, क्योंकि आपके पास जो शख्स भी आने वाला है वो कुछ ना कुछ मसला लेकर आएगा, अपना दुखड़ा बयान करने के लिए आएगा। और जब आप उन मसाइल को दूर करेंगे तो आपको राहत, आपको खुशी, खुशी आपको अंदरूनी फरहत हासिल होंगी। लेकिन आज का दौर भी बड़ा अजीब दौर हो चुका है। अगर एक तल्ख हकीकत बयान करूं तो बुरा ना मानिएगा, आज इंसान अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी नजर आता है। तो यही सबब है कि वो करियर में वो उसूल, वो जाब्ते वो नजर नहीं आ रहे हैं जिनका एहसास आपने करना है, जिनको फॉलो आपने करना है। तो जब भी आप अपने करियर का इंतखाब करेंगे, जिस शोबे में आप जाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अपनी सोसाइटी को अपनी जात से कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे एक शनासा है, दिल्ली में रहते हैं, 5 से 6 मरतबा उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, पांचों 6 मरतबा वो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और उसके बाद वो फेल हो गए, कभी भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इंटरव्यू में फेल हो जाना, 5 से 6 मरतबा यूपीएससी का सफर जो 7-8 सालों पर मुश्तमिल होता है, एक मायूसी की कैफियत देखने को मिलेंगी। लेकिन वो खुश है, वो खुर्रम है, और आज भी वो हजारों लाखों रुपया कमा रहे। उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक फेलुअर एकेडमी शुरू की और उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदगी में इतनी मरतबा फेल हुआ कि फेल होने के जितने पैरामीटर्स है मैं सब जान चुका हूं, वो तमाम उसूल, वो तमाम जाब्ते जिनकी बुनियादों पर एक स्टूडेंट फेल होता है, वो खामियां, वो गलतियां, वो कमियां, उनसे मैं वाकिफ हो चुका हूं। तो अब अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो आप मेरी एकेडमी में आइए,
मैं वो उन खामियों को देखूंगा, उन कमियों को देखूंगा जो आपकी जात में मौजूद है, और उन तमाम तर कमियों को मैं दूर करूंगा ताकि आप मेरी तरफ फेल ना हो पाए। ये कम्युनिटी के लिए उनका डेडिकेशन है कि वो खुद तो फेल हो गए, लेकिन अब दूसरों को फेल होने से बचा रहे हैं। तो आप जिस शोबे में जाते हैं, आप भले एक मामूली टीचर है, मामूली मतलब कोई टीचर तो मामूली नहीं होता है, एक प्राइमरी लेवल के, हाई स्कूल के, जूनियर कॉलेज के टीचर है, लेकिन आपके जेर साया कौम के जो नौनिहालान तरबियत पा रहे हैं, वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, वो हमारी कौम का मुस्तकबिल है। अगर आपने उनको निखार दिया, सजा दिया, संवार दिया, तो पूरा मुल्क जो है वो बेहतर डगर पर गामजन हो जाएगा। अब आपके लिए जरूरी है करियर के इंतखाब में एक अहम चीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखिए, करियर कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि सुबह खेलने के लिए बैठे और दोपहर में खत्म कर दिया। आपने करियर का इंतखाब इसलिए करना है कि पूरी जिंदगी बाद की आपने उसमें गुजारनी है। तो जाहिर सी बात है, वो काम जो पूरी जिंदगी आपने करना है, उसमें आपका जौक, आपका शौक, आपकी रुचि होनी चाहिए। तब कहीं जाकर खुशहाल तरीके से आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर मैं इंडियन पुलिस सर्विस की बात करूं, सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो पुलिस का निजाम है वो खस्ता हाल है। वो क्यों है, उसकी बेसिक वजह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये सारे जो आते हैं आईपीएस अफसरान, वो सिविल सर्विसेज एग्जाम से निकल कर आते हैं। तकरीबन 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स प्रीलिम का फॉर्म फिल करते हैं। 25 से 30 हजार स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है मेंस लिखने के लिए। करीब करीब 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स को घर भेज दिया जाता है नेक्स्ट ईयर फिर आना। उन 25-30 हजार स्टूडेंट्स में से 2700 लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। आप अंदाजा लगाए कि फिगर्स कितनी तेजी के साथ कम हो रही है। 2.5-3 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया, 25-30 हजार लोग मेंस लिख रहे हैं, जिसमें से 3 हजार लोग को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। उन 3 हजार में से सिलेक्शन होता है 700 लोगों का, 800 लोगों का। और ये 700-800 लोग भी ये सपना लेकर आते हैं कि मुझे आईएएस अफसर बनना है। लेकिन जब उनकी रैंक कम आती है, क्योंकि आईएएस अफसर तो सिर्फ रैंक 1 से 100 तक के लोगों को दिया जाता है, 100 के एबो आईपीएस मिलता है, 200 के एबो आईआरएस मिलता है, फिर उसके बाद कस्टम है, फॉरेस्ट सर्विसेज है, ये सारी चीजें मिलती है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट पर होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरे पर होती है इंडियन पुलिस सर्विसेज, तीसरे पर होती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, चौथे पर होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके बाद होती है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, फिर उसके बाद होती है इंडियन रेलवे सर्विसेज। हम इस सीरीज में यूपीएससी के हवाले से भी एक सेशन में तफसील के साथ बात करेंगे कि प्रीलिम में कौन कौन से पेपर्स आपने पढ़ने हैं, कितने पेपर्स देने होते हैं, मेंस में कितने पेपर्स लिखते हैं, कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है, कहाँ से आपने कोचिंग करनी है, वो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर, और उस पर से एक नुक्ता निकला था कि पुलिस की सर्विसेज वो खस्ताहाल क्यों है। यही वजह है कि हर कोई बनना चाह रहा था आईएएस, लेकिन चंद मार्क्स कम मिलने की वजह से उनको जो पोस्ट दी गई वो आईपीएस की दी गई। जब उनका जौक ही नहीं था आईपीएस बनने का, वो शौक ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है वो डेडिकेशन, वो कुर्बानी का जज्बा, वो आपको पूरी सर्विस में नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर उनकी मन चाही सर्विस आईएएस मिल जाती तो वो और भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते। हाँ, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। बाद मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका रैंक बहुत अच्छा था, जिनको यूपीएससी आईएएस की पोस्ट अपॉइंट कर रही थी, लेकिन उन्होंने आईएएस को मुंतखब नहीं किया, उन्होंने आईपीएस को लिया। इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ था कि भैया आईएएस मिल रहा था, सुकून की जॉब करते, 7-8 घंटे की जॉब होती, आईपीएस की तो 24 घंटों की जॉब होती, तो सुकून के साथ वही कर लेना था। बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, किचन में खाना पकाने वाले मिलते हैं, सब खादिम होते हैं, ये पुलिस सर्विसेज में मारा मारी करने के लिए क्यों आए? तो उनका एक अलग नजरिया होता है। वो कहते हैं कि आपके शहर से अगर 10 आईएएस भी चले जाए तो किसी को मालूम नहीं होता है, और अगर एक आईपीएस निकल जाए तो पूरे शहर में भौकाली आ जाती है ना। तो वो हमको चाहिए। अब ये हर किसी की नीड अलग अलग होती है, हर किसी की ख्वाहिशें अलग अलग होती है। किसी को वो मान सम्मान चाहिए जो दफ्तर में बैठकर मिलता है, और किसी को वो रोब दबदबा चाहिए कि जिनके निकलने से पूरी सड़कें खाली हो जाती है।
वो आपके मिजाज पर मबनी है कि आप किस तरीके का जज्बा अपने आप में रखते हैं, क्योंकि खुशी का पैमाना वो सबके लिए अलग अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। एक बच्ची वो है जो अपने पेरेंट्स से कहती है कि ईद आ रही है अब्बू जान, मुझे जो है वो मनीष मल्होत्रा के यहाँ से ही कपड़े चाहिए, और अब्बू नासिक के मॉल से ले जाकर दिला के लाते हैं, फिर भी वो खुश नहीं है, जबकि वो कीमती है, बेशकीमत है। एक बच्ची वो है जिसके पास कपड़े भी नहीं है, ईद की खरीदी का सामान भी नहीं है, उसके अब्बू जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बस वो रोज आना यही दुआ कर रही है कि चांद रात से पहले मेरे अब्बू घर पर आ जाए। उसकी ईद का सबसे बड़ा तोहफा यही होगा। तो खुशियों को आप महदूद नहीं कर सकते, वो इंसान की सोच पर मबनी है कि वो खुशी कहां से हासिल कर सकता है। किसी को मॉल से दिलाए गए कपड़ों में भी खुशी नहीं मिल रही है, और कोई पुराना कपड़ा पहनकर भी खुश नजर आता है। तो आप जो भी प्लान तैयार करते हैं अपने करियर के हवाले से, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके लिए जरूरी है। आपका गोल क्या है, आपका एस्पिरेशन क्या है, आपके वजूद में वो कौन से फैक्टर्स है जो आपके करियर को बेहतर बना सकते हैं, कहां पर आप खुशी हासिल कर सकते हैं। जैसे दफ्तरी निजाम, अगर आपको लिखने पढ़ने का शौक है तो दफ्तरी निजाम का आप हिस्सा बनिए, और अगर आप में उसका जौक नहीं है तो फिर वो जिंदगी आपको बोझ मालूम होने लगेगी कि वही सुबह बाबू बनकर ऑफिस में जाइए और शाम को वापस लौट आइए थके मांदे, और जिंदगी का ये चक्का बस कोले की बैल की तरह चलता रहेगा, तो वो आपको लुत्फ नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन आपको अगर ड्राफ्टिंग स्किल में महारत है, आप वही काम करना चाहते हैं, तो फिर वो फैसला आपके हक में ज्यादा बेहतर होगा। तो जिस शोबे में आप जाना चाहते हैं वहां पर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। इसी के साथ में आपका अगला पैरामीटर है पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको जॉब मिल गई, आप सर्विस पर है, आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कितनी हो रही है वहां पर, आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है, आपकी लाइफ में कितनी वैल्यूज ऐड हो रही है, लीडरशिप की क्वालिटी आप में कितनी है, और वो मौका आपको कितना दिया जा रहा है, टीम वर्क आप कितना कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको बैठकर सोचना होगी। सिर्फ रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कारखानादार है, वो एक हफ्ते का 1 लाख रुपया कमा रहा है, एक नॉन ग्रांट का एक टीचर है जो महीने का 7-8 हजार रुपया कमा रहा है, दोनों पहुंचते एक शादी में। अब वो जो 1 लाख रुपया हफ्ता कमा रहा है, कोई उसको पूछने को तैयार नहीं है, लेकिन ये 7-8 हजार रुपया हफ्ता कमा रहा है। वो जैसे ही शादी के हॉल में पहुंचता है, दो लोग बढ़ते हैं, आइए सर बैठिए सर, कोई चेयर दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, तो मान सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी जो आपको समाज सोसाइटी में हासिल होती है, वो बाज मर्तबा पैसों से बहुत ज्यादा बढ़कर होती है, बहुत ज्यादा अहम होती है। तो पर्सनल डेवलपमेंट आपका कितना हो रहा है, और आप अपने डेवलपमेंट के साथ में अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने मुआशरे को कितना बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी आपको गौर खौस करना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हेल्थ एंड वेलबींग। आप अपने काम से कितना खुश है, आपके हेल्थ के हवाले से आप कितना सोचते हैं, कितना मीनिंगफुल वर्क आप करते हैं, काम को और जिंदगी को आप कितना बैलेंस करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ऐसा तो नहीं मुतासिर हो रही है। मैं खुद भी टीचर हूँ, लेकिन टीचर्स के हवाले से कहने मुझे बुरा महसूस नहीं होगा कि रिटायरमेंट के बाद टीचर्स का जो दिमागी तवाजुन है वो कुछ हद तक वो थोड़ा सी मुतजलजल हो जाता है ना, वो थोड़े से सरफरे टाइप हो जाते हैं। अब वजह है, हमको आदत होती है सुबह आकर बच्चों को डांटना, दोपहर को डांटना, है ना, वो एक बॉसिंग नेचर बताना। और माहौल तो ऐसा हो चुका है कि अब घर पर जो है वो बीवी भी सुनने को तैयार नहीं है, बच्चे सुनने को तैयार नहीं है। तो वो जो हाथ बांध कर खड़े रहने वाले हैं, जब वो अचानक हमारे सामने से रूपोश हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एहसास कमतरी में हम मुब्तला हो जाते हैं, और वही एहसास कमतरी चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती है, और वही चिड़चिड़ापन जो है वो जहनी तवाजुन को मुतजलजल कर देता है। आप भी अपने गिरदोपेश में देखिएगा, जो टीचर रिटायर होता है वो अजीब से उसका नेचर हो जाता है, अजीब सा बिहेव वो करने लग जाता है। तो काम आप ऐसा कीजिएगा कि आपकी पर्सनल लाइफ वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ वो हमेशा बेहतर होनी चाहिए, खुश और खुर्रम जिंदगी वो आपने गुजारना चाहिए। जो जिंदगी हमें मिली है वो दोबारा नहीं मिलने वाली है, इसको सामने रखकर हम कितने बेहतर तरीके से
इन लम्हों को गुजार सकते हैं, इस पर आपने सोचना है, इस पर आपने गौर करना है। तो ये पैरामीटर है आपके जिंदगी के हवाले से, आपके करियर के हवाले से। और करियर का इंतखाब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका जौक, आपका शौक, ये आपको अपने मुस्तकबिल के लिए करियर का इंतखाब करने में काफी मददगार साबित होगा। आपने देखा है, अंडा देखा है आपने, एग ना, अलग अलग मकाम पर ब्रेक होता है। जैसे मुर्गी का दरबा है, वहां पर भी अंडा ब्रेक हो रहा है। आपके किचन में हर रोज ब्रेक होता है, कभी ऑमलेट बनाने के लिए, कभी भुर्जी बनाने के लिए। एक मुर्गी के दरबे में वहां पर भी अंडा ब्रेक हो रहा है। दोनों में फर्क आप महसूस करेंगे। अगर मुर्गी के दरबे में, घोंसले में अंडा ब्रेक होता है तो वहां से एक नई जिंदगी नमूदार होती है। और आपके किचन में जब आप ब्रेक करते हैं तो जो जिंदगी वो खत्म होती है। फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जब किचन में आप अंडे को ब्रेक करते हैं तो बाहर से जर्ब लगाते हैं, बाहर से नॉक करते हैं। और मुर्गी के घोंसले में चूजा अंदर से चोंच मारता है, तब कहीं जाकर जिंदगी नमूदार होती है। मैंने कुछ कहा, लोधी मैम ने कहा, सलमा आपा ने कहा, या दूसरे रिसोर्स पर्सन आएंगे वो देखेंगे। कोई आईपीएस आता है, उसकी उसकी वर्दी के ऊपर आप जो है वो फैसला तब्दील कर लेते हैं कि मुझे भी यही वर्दी पहनना है ना, मुझे भी इनकी तरह बनना है, सानिया मिर्जा मिर्जा की तरह खेलना है, विराट कोहली की तरह क्रिकेट में जाना है। दूसरों को देखकर आपने फैसला कर लिया। ये जितनी भी नौक है, ये सब बाहर से दी जा रही है। वो शोला, वो आपके अंदर से होना चाहिए। वो तड़प, वो जज्बा, वो जौक, वो नौक, जब तक कि कोई अंदर से चोट मारने वाला आप में मौजूद नहीं रहेगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बन सकती। और अगर कोई बाहर से जर्ब लगा रहा है तो आप देख लीजिए, कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं लाखों की तादाद में। उसके बाद क्या है? यूपीएससी जो है एक वन वे ट्रैक है। आप जा चले तो जाते हो, वापस आने का कोई रास्ता नहीं। और इतनी पढ़ाई करने के बाद जो है ना, आप लोअर लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना आप पढ़ लेते हैं और फिर किसी छोटे मकाम पर जाकर सर्विस आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मेंटल एज आपकी काफी बढ़ चुकी है और आप वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो एट अ टाइम आपको प्लान ए भी लेकर चलना है, प्लान बी भी लेकर चलना है, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये उसूल थे, वो जाब्ते थे। मेरे कहने पर या किसी रिसोर्स पर्सन के कहने पर आपको किसी करियर का इंतखाब नहीं करना है। आपने देखना है कि आप में एबिलिटी कितनी है। वो संदीप महेश्वरी की वीडियोस देख देख कर हजारों बच्चे जो है वो आईएएस बनने की तमन्ना लेकर कभी पूना, कभी हैदराबाद, कभी अलीगढ़, कभी दिल्ली की सड़कों की खाक छान रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। जरा गिरेबान में झांक कर हमें अपनी एबिलिटीज को देखना है। क्या वाकई में हम कर सकते हैं? क्या वो क्षमता हम में है? क्या वो पोटेंशियल हम में है? अगर नहीं है तो एक्सेप्ट कीजिए अपनी रियलिटी को, अपनी हकीकत को। सिर्फ यूपीएससी ही एक रास्ता नहीं है। आप इतने बड़े मनसब पर फायज हो जाएंगे, उसके बाद भी यही आईएएस या आईपीएस अफसरान जब कोर्ट रूम में जाते हैं तो खड़े होकर जज को सलाम करते हैं, जबकि वो सिर्फ एलएलबी एलएलएम करने के बाद एक आईएएस के मुकाबले में छोटा सा एग्जाम क्रैक करके आते हैं। तो आप देखिए वैल्यूज कहां पर है। 2017-18 में जो डिसीजन लिए गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए से तब्दील किया जा रहा है। तो आपका सेटिस्फेक्शन आपको देखना होगा, वो पैरामीटर्स आपको देखने होंगे, उनकी बुनियादों पर आपको अपने करियर का इंतखाब करना होगा। ये जो लेक्चर सीरीज रखी गई है, ये उसी सफर की एक मंजिल है, ये एक पड़ाव है, जहां पर मुख्तलिफ रिसोर्स पर्संस आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से मौके हैं। अगर मौका मिला तो एक सेशन हम इस पर भी रखेंगे कि 41 क्लास वन ऑफिसर्स की जॉब है जो आप हासिल कर सकते हैं। अभी हमारे स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो वो सिर्फ यही यूपीएससी करना है, एमपीएससी करना है। अरे भैया, यूपीएससी में क्या करना है? यूपीएससी एक इदारा है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन है। वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं लेता है, वो दर्जनों इम्तिहानात लेता है। तो यूपीएससी में आप करना क्या चाहते हो? तो कहा कहेंगे देख लेंगे, कर लेंगे। मतलब रहनुमाई की कमी है। डेडिकेशन आप में है, आप में पोटेंशियल है, आप में जज्बा है, आप करना चाहते हैं, सिर्फ रहनुमाई की कमी है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो जेटी आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के जेर इंसराम ये जो कायम की गई कमेटी है, प्लेसमेंट सेल जो है, गाइडेंस सेल जो है, वो आपकी इसी कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। और जिसके बेहतरीन समरावर नतायज बिहम्दी ताला रोज बरोज देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से
आपको यकीनन फायदा होगा। अगर इस पर आपके जाने से कुछ सवालात है तो आप पूछ सकते हैं। बसूरत दिगर फिर आपके सामने डॉक्टर लोधी कनीज फातिमा मैम अपने ख्यालात को पेश करेंगे। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा। पंद्रह 20 मिनट हाँ बोल दो। समाज फरमा रहे थे। उम्मीद है कि आप बहुत ज्यादा इस लेक्चर से फैजियाब हुए हैं। और जो है, सर ने जो बातें बताई एग्जाम, बहुत सारी मिसालें देकर, और जो हमें समझाया कि करियर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि लाइफ में अगर हमको इंतखाब करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। वो अपॉर्चुनिटीज से हमको फायदा उठाना और जो है किस तरीके से अपने टारगेट को पूरा करना, अपने गोल को हासिल करना, ये जो है अपनी सलाहियतों पर मबनी रहता है। क्योंकि सर ने ये बताया कि सिर्फ पढ़ लिखने से कुछ नहीं, बल्कि तालीम के अंदर हमारी क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी अपने आप में पैदा करिए और जरूर जो है अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। आज आप सब लोग इस लेक्चर सीरीज में ज्वाइन हुए, मैं तमाम ही हाजरीन का शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो है इंशाअल्लाह ताला ये लेक्चर सीरीज कल 11 बजे दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।